आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी इकोनॉमिक क्लास 10th चैप्टर सेकंड, जो है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र यानी कि सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो इसमें हम सारी चीज़ें जो है डिटेल में समझेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में, तो ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था को हम तभी समझ सकते हैं जब इसके घटकों या क्षेत्रकों का अध्ययन करते हैं। क्षेत्रकों का वर्गीकरण है जो 3 प्रकार से है: प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, संगठित, असंगठित और सार्वजनिक या निजी। ठीक है, आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक को समझते हैं। पहले है यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्रक। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। इसे कृषि व सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्यन और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे कृषि व सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर द्वितीयक क्षेत्रक। प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित। सेकंड है पॉइंट यहाँ पर, वस्तुएं प्रकृति से उत्पादित नहीं होती बल्कि निर्यात की जाती हैं। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, यह प्रक्रिया किसी कारखाना, कार्यशाला, घर में हो सकती है, यानी कि कार्यशाला में और घर में भी हो सकती हैं। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर, यह क्षेत्र उद्योगों से जुड़ा है, औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर तृतीयक क्षेत्र। यह क्षेत्र वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में मदद करता है, यानी कि सहयोग करता है। प्राथमिक या द्वितीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रक व ट्रेन द्वारा परिवहन करने की जरूरत जो है पड़ती है। ये गतिविधि वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र मछुआरा, फूल की खेती करने वाला, माली, दूध और विक्रेता। ठीक है, दूध विक्रेता। द्वितीय क्षेत्र में है दर्जी, टोकरी, बुनकर, दिया सिलाई, कारखाना में श्रमिक। तृतीय क्षेत्र में पुजारी, महाजन, कुरियर पहुंचाने वाला आदि। अब है यहाँ पर तीनों क्षेत्रकों की तुलना की जा रही है। 3 क्षेत्रक, इन क्षेत्रकों में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता है। प्रत्येक क्षेत्र की विधि, वस्तुओं, सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं, चलिए ये जानते हैं यहाँ पर। अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि वस्तु व सेवा की वास्तविक संख्या का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु की गणना करने की जरूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना करें। यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्रक है, द्वितीयक क्षेत्रक है और तृतीय क्षेत्रक। प्राथमिक में है गन्ना, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिएगा। सेकंड में है चीनी और तृतीयक में है दुकानदार। तो चलिए मध्यवर्ती वस्तु जानते हैं। वह वस्तुएं जो अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। अंतिम वस्तु के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले ही शामिल होता है। अब जानते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में। किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहते हैं। जीडीपी ठीक वैसी है जैसे किसी छात्र की मार्कशीट। ठीक है, मार्क्स। जीडीपी आर्थिक गतिविधियों के स्तर को दिखाता है। इससे पता चलता है कि किन सेक्टर की वजह से इसमें तेजी या गिरावट आई है। साल भर में अर्थव्यवस्था ने कितना अच्छा या खराब प्रदर्शन किया है। भारत में CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस साल में 4 बार जीडीपी का आकलन करता है। जीडीपी से एक तय अवधि में देश के आर्थिक विकास और ग्रोथ का पता चलता है। जीडीपी फॉर कंपोनेंट्स, ठीक है, यहाँ पे यह अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों को मापता है जो अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा खरीदे जाते हैं। खपत
गुड और सर्विसेज को खरीदने के लिए लोगों के कुल खर्च को कहते हैं। निवेश, सरकारी व्यय और निर्यात या आयात। ठीक है, इसके 4 जो कंपोनेंट्स हैं नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। अब जानते हैं क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्रक ही आर्थिक सक्रियता का महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। कृषि उत्पादन में कृषि प्रणाली के परिवर्तन के कारण वृद्धि हुई है। जब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे थे तो द्वितीयक क्षेत्रक में उत्पादन बढ़ने लगा और जिससे तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि हुई। चलिए अब जानते हैं भारत में तृतीयक क्षेत्र महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका पहला कारण है किसी भी विकासशील देश के लिए आधारभूत सुविधा जैसे कि अस्पताल, शैक्षणिक संस्था, डाक, थाना, नगर निगम, बैंक आदि आवश्यक तत्व हैं। यह तृतीयक क्षेत्र से जुड़े हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब समझते हैं दूसरा कारण। प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र में जितनी वृद्धि तृतीयक क्षेत्र में भी वैसी, क्योंकि जो उत्पादित होता है उसे यातायात, व्यापार, भंडार की जरूरत है जो तृतीयक क्षेत्र से जुड़ा है। अब जानते हैं तीसरा कारण। भारत के लोगों की आय में वृद्धि। लोगों ने कई सेवाएं, रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी विद्यालय की मांग शुरू कर दी। यह तभी तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। अब जानते हैं यहाँ पे चौथा कारण। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी ने विकास किया जो तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। इन्हीं कारणों से भारत में तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि हुई। देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र मुख्य कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसका जीडीपी में योगदान केवल 1/4 है। द्वितीयक व कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है। अब जानते हैं यहाँ पे अल्प बेरोजगारी है ना, पर लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं अपनी क्षमता से कम काम। इसे खुली बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। अतिरिक्त रोजगार का सृजन समझते हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार ने अभी भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू नियम किया है, जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ठीक है, नोट करिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। जो लोग काम करने में सक्षम हैं, जिन्हें काम की जरूरत है, वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई। सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल तो लोगों को रोजगारी भत्ता देगी। ठीक है, यानी कि अगर वो रोजगार उपलब्ध कराने में असफल हो रही है तो वो लोगों को जो है रोजगारी भत्ता देगी। संगठित या असंगठित रूप में क्षेत्रकों का विभाजन, इसको जानते हैं। संगठित क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत सरकारी नियमों का पालन, रोजगार, सुरक्षित, नियमित, अतिरिक्त समय में काम करना, बीमारी के कारण छुट्टी का प्रावधान है। असंगठित क्षेत्र में सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं, कम वेतन वाले रोजगार हैं, नियमों का पालन नहीं होता, रोजगार असुरक्षित है, नियमित नहीं है, छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, अब जानते हैं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण। भारत में 80% ग्रामीण परिवार किसानों को छोटे व सीमांत किसान की समय से बीज, कृषि उपकरण श्रेणी में आते हैं। भंडारण सुविधा, विपणन केंद्र की सुविधा उपलब्ध कराएं। शहरी क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र में लघु उद्योगों को कच्चा माल की प्राप्ति के लिए सरकार की मदद की आवश्यकता है। अब जानते हैं स्वामित्व आधारित क्षेत्र, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है, सरकार ही सेवा उपलब्ध कराती है। एग्जाम्पल है यहाँ पे जैसे कि रेलवे और डाकघर। अब जानते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। एग्जाम्पल है जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी कि TISC, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। निजी क्षेत्र का उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर पूरा जो है फिनिश होता है। यहाँ पे आप चीज़ें समझे होंगे, उम्मीद है। यहाँ पे डिफरेंसेस भी जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे
ये जो चैप्टर है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये प्री और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप प्लीज़ अच्छे से नोट करिएगा। कहीं भी किसी को कोई दिक्कत होती है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेके नोट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल नए चैप्टर के संग, तब तक के लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं। इसको नोट कर लीजिए आप।